हेलो प्यारे बच्चे, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे भगत सिंह के द्वारा लिखा हुआ एक लेख और एक पत्र, जो भगत सिंह ने सुखदेव के नाम एक पत्र लिखा था। यह दूसरा भाग होगा एक लेख और एक पत्र का। अगर आप इससे पहले वाला वीडियो जो है नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, पहले उसको देखें, इसके बाद दूसरे वीडियो को देखें, आपको अच्छे से पूरी बात समझ में आएगी। बहुत ही एक बेहतरीन ये लिखा हुआ एक लेख और एक पत्र भगत सिंह का है। सुखदेव के नाम क्या बोलते हैं, किस समय की जो बातें होती हैं उनके बीच में, वही देखते हैं। पेज नंबर 72 है, ऊपर से देखिएगा पहले ही लाइन से। बंदी होने के समय हमारी संस्था के जो राजनीतिक बंदियों की दशा थी अत्यंत दयनीय थी। हमने उससे सुधारने का प्रयास आरंभ किया। मैं आपको पूरी गंभीरता से बताता हूं कि हमें यह विश्वास था कि हम बहुत कम समय के भीतर ही मर जाएंगे। हमें उपवास की स्थिति की तीव्र रीति से भोजन दिए जाने का न तो ज्ञान नहीं था और न हमें यह विचार सूझता है। हम तो मृत्यु के लिए तैयार थे। क्या आपको यह अभिप्राय है कि हम आत्महत्या करना चाहते थे? नहीं। प्रयत्नशील होना एवं श्रेष्ठ और उत्कृष्ट आदर्श के लिए जीवन दे देना कदापि आत्महत्या नहीं कहा जा सकती। हमारे मित्र श्री यतीन्द्रनाथ दास की मृत्यु तो अस्पृणीय है। क्या आप इसे आत्महत्या कहेंगे? हमारा कष्ट सहन करना भलीभूत हुआ। समस्त देश के एक विराट और सर्वव्यापी आंदोलन शुरू हो गया। हम अपने लक्ष्य में सफल हुए। इस प्रकार के संघर्ष में मरना एक आदर्श मृत्यु है। सुखदेव को भगत सिंह समझा रहे हैं और वो बता रहे हैं कि किस तरीका से आप ये जो आत्महत्या की बात कर रहे हैं कई पत्रों में, मुझे बहुत अजीब लग रहा है। और मैं बार बार आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आत्महत्या जो है एक कायरता का काम है और आत्महत्या हम लोग नहीं कर सकते। आज देश को अगर इस मुकाम तक हम लोग पहुँचाए हैं, कई क्रांतिकारियों के मन में जो हम लोगों ने जोश भरा है, वो आज एक बहुत बड़ा आंदोलन का रूप ले चुका है। और आंदोलन का रूप जब ले चुका है और इस स्थिति में अगर आप आत्महत्या की बात करेंगे तो कदापि उचित नहीं होगी। हम लोग भले ही हमारे सरकार के द्वारा हमें फांसी की सजा सुनाई जाए और हम लोग मर जाए, हम लोग फांसी पे लटक जाए, और वो हमारी जो फांसी होगी वो कभी बेकार नहीं जाएगी, क्योंकि हमने कई क्रांतिकारियों के मन में और कई क्रांतिकारियों के जो दिल में हम लोगों ने आंदोलन की जो जिज्ञासा जगाई है वो कभी समाप्त होने वाली नहीं। इसके अतिरिक्त हम में से जिन लोगों को यह विश्वास है कि उनको मृत्यु दंड दिया जाएगा, उनको धैर्य पुरुष दिन की प्रतीक्षा करनी चाहिए जब यह सजा सुनाई जाएगी। भगत सिंह जानते थे कि ये जो हम लोगों ने काम किया है, असेंबली में बम फेंकने का और साथ ही साथ ट्रेन डकैती लूटपाट में भी ये पकड़े गए थे, जो इन्होंने काम किया, इनको पता था कि हम लोगों की सजा छोटी मोटी नहीं होगी, सीधे सजा जो है फांसी दी जाएगी या सजाए मौत होगी। इसीलिए सुखदेव जी को कह रहे हैं कि तुम आत्महत्या वाली बात अपने मन में मत लाओ। हम लोग पता है कि जो काम किए हैं उसमें फांसी होगी ही होगी। तत्पश्चात उन्हें फांसी दी जाएगी और मृत्यु भी सुंदर होगी, पर अब तो आत्महत्या करना केवल कुछ दुखों से बचने के लिए अपने जीवन को समाप्त कर देने से देना तो कायरता है। कह रहा है कि वो जब हम लोगों को फांसी दी जाएगी तो वो मृत्यु सबसे सुंदर होगी। आत्महत्या तो कुछ कष्ट से सहन करने, कुछ कष्ट से अगर बचने के लिए आत्महत्या का उपाय चुना जाए तो ये हमारे लिए कायरता होगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि विपत्तियां व्यक्ति को पूर्ण बनाने वाली होती है, और मैं और आप वरन मैं कहूं कि हम में से किसी ने भी किंचित कष्ट सहन नहीं किया। हमारे जीवन का यह भाग तो अभी आरंभ होता है। कह रहे हैं भगत सिंह सुखदेव को अपने पत्र में लिख रहे हैं कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो विपत्तियां होती है, जो कष्ट होती है, वो व्यक्ति को पूर्ण बनाने वाली होती है। थोड़े पल के लिए अगर जीवन में कष्ट आते हैं तो कहीं ना कहीं उस कष्ट के पीछे कुछ राज छुपा रहता है और सफलता हमारे उसके अंदर छुपी रहती है। वहीं भगत सिंह बताते हैं सुखदेव जी को कि अभी हम लोगों ने तो कोई पहले कष्ट सहा ही नहीं, लेकिन आज हमारे वो समय आए हैं कष्ट सहने का, और आप थोड़ा सा कष्ट सहन करने में आत्महत्या वाली बात सोचने लगे। उनको पता था कि हमें फांसी होगी, फांसी पे लटकाया जाएगा, और वो जो मौत होगी बहुत सुंदर होगी। उससे हमारे जितने जो क्रांतिकारी लोगों के मन में जो हम लोगों ने एनर्जी डाला है वो एक और प्रेरणा बनेगी उनके साथ। मतलब सुखदेव जी को समझाने का काम जो है भगत सिंह एक पत्र के माध्यम से किए हैं,
और वो भी अपने दिल की बात भी बहुत कुछ पत्र में लिखा है। और ये बताते हैं कि जो हम लोगों ने अभी कष्ट किंचित सहन नहीं किया है, अब हमारे जीवन का यही भाग जो आरंभ हुआ है, और अगर इस बार हम लोग मर भी जाए ना तो हम लोगों की जो मौत है, हम लोग की जो सजा है, वो कभी बेकार नहीं जाएगी। आपको यह याद होगा कि अनेक बार इस विषय पर हमने बातचीत की है। रूसी साहित्य के प्रत्येक स्थान पर जो वास्तविकता मिलती है वो हमारे साहित्य के कदापि नहीं दिखाई देते। हम उनकी कहानियों में कष्टों और दुखमय स्थितियों को बहुत पसंद करते हैं, परंतु कष्ट सहने की उस भावना को अपने भीतर अनुभव करते हैं। कहता है कि देखिए, रूसी के कई हम लोग कहानी, कई साहित्य पढ़े जिसमें बहुत सारे जो कवियों ने कष्ट किया है और दुखमय स्थितियों और कष्टों को जीवन को जिया है, और वही लोग फिर बहुत आनंद का जीवन जीते हैं। हम उनके उन्माद और उनके चरित्र की असाधारण ऊंचाइयों के प्रशंसाजनक हैं, परंतु उनके कारणों पर सोच विचार करने की कभी चिंता नहीं करते। मैं कहूँगा कि केवल विपत्तियां सहन करने के साहित्य के उल्लेख ने ही उन कहानियों में सदृढ़ता लाई। यानी कि कहता है कि जो रूसी साहित्यकार थे उन लोगों ने भी अपने जीवन में बहुत सारे कष्ट किए होंगे, और कष्ट करके ही वो अपने इस मुकाम तक पहुँचे होंगे। मैं कहूँगा कि केवल विपत्तियां सहन करने के साहित्य के उल्लेख ने ही उन कहानियों में सहृदयता, दर्द की गहरी टिस और उनके चरित्र तथा साहित्य में ऊंचाई उत्पन्न की है। अगर वो लोग अपने जीवन में कोई कठिनाई या कष्ट सहन नहीं किए होते तो आज बड़े बड़े रूसी साहित्यकार का हम लोग कहानी नहीं सुने होते, और जब उनकी जीवनी हम लोग सुनते हैं तो उनकी सारी सफलताएं और सारी रूसी साहित्यकारों की या फिर दुनिया के तमाम साहित्यकारों लोगों ने जो सफलता पाई है, उन लोगों का जीवनी पढ़ने से हमको पता चलता है कि कितने कष्ट जो है सहन किए। हमारी दशा उस समय दयनीय और हास्यपद हो जाती है जब हम अपने जीवन में आकरण ही रहस्यवाद प्रविष्ट कर लेते हैं। अपने से अगर कोई हम लोग फैसला ले लेते अपने जीवन में तो हमारी जीवन जो है हास्यपद बन के रह जाएगा। सुखदेव को समझा रहे कि अगर आप इस समय आत्महत्या वाली बात अगर मन में ला रहे और आत्महत्या अगर कर लीजिएगा तो सिर्फ आपकी जीवनी एक हंसी मजाक वाली बन के रह जाएगी, लोग आपको मूर्ख कहने लगेंगे। लेकिन अगर आपकी मृत्यु अगर फांसी दी जाती है आपको तो पूरे जीवन भर आपको याद करेंगे लोग, भले हम रहे या चाहे न रहे, लेकिन हमारे नाम के बहुत सारे लोगों के मन में वास होगा और वो लोग याद करेंगे। इसीलिए कहते हैं कि यहाँ पे हमेशा जो है वो चीजें आपको याद करेंगे लोग। लेकिन अगर आप आत्महत्या कर लेते हैं तो अंग्रेजों के द्वारा आपको कायर और क्या क्या लोगों के द्वारा भी आपको कायरता समझ लिया जाएगा। यद्यपि इसके लिए कोई प्राकृतिक या ठोस आधार नहीं होता। हमारे जैसे व्यक्तियों को जो प्रत्येक दृष्टि से क्रांतिकारी होने का गर्व करते हैं, सदैव हर उन प्रकार से उन विपत्तियां, चिंताओं, दुखों और कष्टों को सहन करने के लिए तत्पर रहना चाहिए जिनका हम स्वयं आरंभ किए संघर्ष के द्वारा आमंत्रित करते हैं। कार्य हम लोगों ने ही तो इस क्रांतिकारी आंदोलन के लिए शुरुआती का काम शुरू किया, और जो आज हम लोगों ने क्रांतिकारी आंदोलन का काम शुरुआत किया है और आज संघर्ष हम लोग का करने का जो समय आया है, और इसमें आप जो है बस अभी ही अपना हिम्मत हार गए। अभी हम लोगों ने जिन क्रांतिकारियों के मन में ये जो क्रांतिकारी विचार डाले हैं, हम रहे या चाहे ना रहे, उन क्रांतिकारी जो लोग हैं उनके विचारों में वो प्रेरणा जो है जगे, जिनके कारण हम अपने आप को क्रांतिकारी कहते हैं। मैं आपको बताता हूं कि जेलों में और केवल जेलों में ही कोई व्यक्ति अपराध या पाप जैसे महान सामाजिक विषय का प्रत्यक्ष अध्ययन करने का अवसर पा सकता है। करेक्ट, अगर आपके जेल में थोड़ा बहुत कष्ट भी हो रहा है तो एक समुदाय बनाइए उन सारे कैदियों का और उसका जो है विरोध कीजिए। कोई व्यक्ति अपराध एवं पाप जैसे महान सामाजिक विषय का प्रत्यक्ष अध्ययन करने का अवसर पा सकता है। मैंने इस विषय का कुछ साहित्य पढ़ा है, और जेलें ही ऐसे विषयों का स्वाध्याय करने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त स्थान है। करेक्ट, अगर आपको मन नहीं लग रहा है या आपको कोई परेशानी हो रही है तो कुछ साहित्य वगैरह निकाल करके किसी का पढ़ा कीजिए। स्वाध्याय स्वयं से अध्ययन किया कीजिए। स्वाध्याय का सर्वश्रेष्ठ भाग स्वयं कष्टों का सहन करना, और उसमें आपको सीखने को मिलेगा कि जो स्वयं को कष्ट सहन करता है वही कुछ दुनिया में अधिक से अधिक लक्ष्यों को पा सकता है। फिर कहते हैं कि आप भली प्रकार जानते हैं कि रूस में राजनीतिक बंदियों का बंदी गृहों में विपत्तियां सहन करना ही जार शाही का तख्ता उलटने के पश्चात उनके द्वारा जेलों के प्रबंध में क्रांति लाए जाने का सबसे बड़ा कारण है।
एक कहानी बता रहे कि आपको याद होगा, रूस में जो जाराशाही था, जो राजाओं का इस तरह से लोगों पर, प्रजा पे एक ऐसा शासन चल रहा था, और वहाँ के प्रजा लोगों ने जेल में ही बंद होकर के, जो बंदी गृह लोग थे, उन लोगों ने एक ऐसी विपत्तियां जागृत की कि रूस के जो राजा थे, जो जारशाही थे, उन लोगों ने उसका तख्ता पलट दिया, मतलब उसके साम्राज्य को खत्म कर दिया, और ऐसे क्रांति लाए रूस में कि वो सारे हो रहे अन्याय को खत्म कर दिया। क्या भारत को ऐसे व्यक्तियों की आवश्यकता नहीं है? भगत सिंह को कह रहे हैं कि क्या भारत को ऐसे व्यक्तियों की आवश्यकता नहीं है जो इस विषय से पूर्णतः परिचित हो और इस समस्या का निजी अनुभव रखते हो? केवल यह कह देना कि दूसरे को इस काम को कर लेगा या इस कार्य को करने के लिए बहुत लोग हैं। अगर हम अपने सारे के सारे काम ये सोच लें, अरे मेरे पीछे बहुत सारे लोग हैं देश की सेवा करने के लिए, तो क्या हमारा देश जो है आज आज़ादी के राह पर पहुंचा होता? भगत सिंह सुखदेव को समझा रहे कि ये अपने मन में ये विचार मत लाइए कि हमारे पीछे तो बहुत सारे लोग हैं, हम रहे या चाहे न रहे। आप तो यही बार बार कह रहे हैं, अरे हम आत्महत्या कर लेंगे, हम रहेंगे चाहे नहीं रहेंगे, हमारे पीछे भी बहुत सारे लोग हैं, लेकिन ये मत कहिए, ये सोचिए कि मैं कितना देश के लिए करके जाऊं और मेरे से लोग कितना प्रेरित होते हैं इस देश के लिए, ये विचार रखिए। भगत जी जो कहते हैं कि इस तरह के काम हम कोई दूसरे कामों को कर लेगा, एक नहीं सोचेंगे, किसी प्रकार भी उचित नहीं कहा जा सकता। इस प्रकार जो लोग क्रांतिकारी क्षेत्र में कार्यों का भार दूसरे लोगों पर छोड़ने में अप्रतिष्ठापूर्ण एवं घृणित समझते हैं। कह रहा है कि अगर हम अपना कोई जो कार्य ये सोच करके अगर टाल दें कि हमारे पीछे कई क्रांतिकारी लोग हैं और वो ये काम को करेंगे, या ये जो मेरे द्वारा काम जो छूट गया वो करेंगे, तो ऐसा विचार लाना दिमाग में ये कभी भी उचित नहीं हो सकता। यह एक अप्रतिष्ठापूर्ण और घृणित काम हो जाता है, एक घृणा वाले काम हो जाते हैं इस तरह के विचार रखना दिमाग में। उन्हें पूरी लगन के साथ वर्तमान व्यवस्था के विरुद्ध संघर्ष आरंभ कर देना चाहिए। उन्हें चाहिए कि वे उन विधियों का उल्लंघन करें, परंतु उन्हें अचैत्य का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अनावश्यक एवं अनुचित प्रयत्न कभी भी न्यायपूर्ण नहीं माना जा सकता। कह रहा है कि कभी भी, भगत सिंह समझा रहे हैं कि कोई भी अनावश्यक या अनुचित जो प्रयत्न आप करिएगा वो कभी न्यायपूर्ण नहीं माना जाएगा। और ये जो आप अपने दिमाग में आत्महत्या वाली जो अनावश्यक और एक जो अनुचित प्रयत्न जो ला रहे हैं, ये कभी भी जीवन में न्यायपूर्ण नहीं माना जा सकता। लोग इस पे और भी कुछ उंगली उठाएंगे, कोई और भी आपको गलत बुरा बोलेंगे, लेकिन अगर वहीं आप अपने देश के लिए, अगर देश की कोई सरकार जो है हमें फांसी के लिए इसकी सजा सुनाती है, और फांसी पे हम आज नहीं तो कल तो मरने ही वाले, भगत सिंह को पता ही था, इसलिए कहते कि हमारा जो नाम है वो पूरे दुनिया के लोग जानेंगे, हमारे एक क्रांतिकारी नाम ऐसे लोगों के मन में वास करेगा तो वो लोग भी हमारे नाम से कुछ प्रेरणा सीखेंगे, प्रेरणा लेंगे। इस प्रकार का आंदोलन क्रांति के कार्य को बहुत सीमा तक कम कर देगा। जिससे आंदोलन अब तक आरंभ हुए हैं उन सबसे पृथक रहने के लिए आपने जो तर्क दिए हैं, मैं उन्हें समझने में असमर्थ हूँ। कुछ मित्र ऐसे हैं जो या तो मूर्ख हैं या नासमझ हैं। वे आपके इस व्यवहार को, जिसे वे स्वयं कहते हैं कि हमें किंचित भी नहीं समझ सकते, क्योंकि आप उनसे बहुत ऊंचे और उनकी समझ से बहुत परे हैं, अनोखा और अद्भुत समझते हैं। कह रहा है कि मैं जो आप ये जो विचार मेरे को पत्र में लिखे हैं ना आत्महत्या वाली, इस विचार को हम नहीं समझ पा रहे कि आप क्यों ऐसी बातें कर रहे हैं। इतने समझदार होकर के इतने अद्भुत व्यक्ति आप कौन समझते हैं और आप इस तरह की बातें करते हैं। हमको समझ में नहीं आ रहा है कि आप क्यों ऐसी बातें करते हैं और काहे करते हैं। वास्तव में यदि आप यह अनुभव करते हैं कि बंदीगृह का जीवन वास्तव में अपमानपूर्ण है, फिर बता रहे हैं कि अगर हमको ऐसा लग रहा है कि अगर आप ये आपके दिमाग में ये सोच रहे हैं कि अगर हम लोग बंदी हो गए और हमारा जीवन अपमानपूर्ण है, तो आप उसके विरुद्ध आंदोलन करके उसे सुधारने का प्रयास क्यों नहीं करते? करेगा आप जेल में, या फिर आप जेल के जब बाहर जाइएगा या जेल के अंदर ही आंदोलन करके आप उसे क्यों नहीं सुधार करते हैं? अगर आपके दिमाग में ऐसा है कि हम लोग बंदी जीवन जी रहे हैं और यह जीवन अपमानपूर्ण है, तो आप विरोध कीजिए जहां पर भी। संभवतः आप यह कहेंगे कि यह संघर्ष सफल नहीं हो सकता। भगत सिंह कहते हैं हमको पता है कि जब आप ये जवाब दीजिएगा तो आप ये कहिएगा कि सफल नहीं हो सकता, परंतु यह तो वही तर्क है जिसकी आड़ लेकर असाधारण निर्बल लोग प्रत्येक आंदोलन से बचना चाहते हैं। लेकिन अगर ऐसा आप कहिएगा ना, तो ठीक वही उदाहरण होगा जो एक निर्बल लोग कोई ना कोई काम करने के लिए बहाना बना लेते हैं, ये उसी के श्रेणी में आएगा। लेकिन आप इस तरह की बात मत सोचिएगा,
यह वह उत्तर है जिसे हम लोगों से सुनते रहे, जो जेल से बाहर क्रांतिकारी प्रयत्नों में सम्मिलित होने से जान बचाना चाहते थे। और अगर आपको याद होगा, इस तरह के प्रश्न हम लोगों ने बहुत जेल के बाहर सुना था। बहुत क्रांतिकारियों ने अपनी जान बचाने के लिए कई बहाने किए, कई बातों को बोला था। क्या आज यही उत्तर मैं आपके मुख से सुनूंगा? पत्र में लिख करके जवाब भी लिख दे कि क्या मैं उम्मीद यही रखूं कि आप भी मुझे अगले पत्र में यही उत्तर लिखकर भेजेंगे कि ये नहीं हो सकता? उनको पूरी तरह से मोटिवेट भी कर दिए और साथ ही साथ जो आत्महत्या वाली जो बातें थी उससे बिल्कुल दूर कर दिए इनके पत्र के माध्यम से। इतनी जो शब्दों में इनकी जो जान थी, वो पढ़ने के बाद किसी के भी मन में ये बातें आ जाएगी कि नहीं, आत्महत्या वाली बात बिल्कुल नहीं। कुछ मुट्ठी भर कार्यकर्ताओं के आधार पर संगठित हमारी पार्टी अपने लक्ष्य और आदर्शों की तुलना में क्या कर सकती थी? क्या आप इससे यह निष्कर्ष निकालने की हमने इस काम में आरंभ करने के नितांत भूल की है? नहीं, इस प्रकार का परिणाम निकलना उचित नहीं होगा। इससे तो उस व्यक्ति की भीतर निर्बलता प्रकट होती है जो इस प्रकार सोचता है। करेक्ट, आपको याद होगा एक समय हम लोग खाली मुट्ठी भर मतलब 5 गो 7 गो बस लोग थे क्रांतिकारी लोग, जो ने देश को आजादी दिलाने के मार्ग को हम लोगों ने चुना था। लेकिन आज हमारे इस संगठन में हजारों लोग हैं। अगर हम नहीं भी रहेंगे तो हमारी बनाई हुई संगठन कभी अपने देश को आजाद कराने से मानेगी नहीं। भगत सिंह को कह रहे आप कभी ये सोचे थे कि हम लोग का संघर्ष इतना बड़ा रंग लाएगा, इतना हम लोग का संघर्ष सफल होगा? इसलिए अगर आप ये समझते हैं कि जेल का जीवन वास्तव में अपमानपूर्ण है तो आप विरोध कीजिए। और आप विरोध कीजिएगा, हिम्मत कहिएगा नहीं इसमें सफल नहीं होंगे। जी नहीं, आप सफल होंगे। उसी तरीका से जो हमने पार्टियों को संगठन करने में आज इतनी बड़ी मुकाम हासिल किया है, उसी तरह हम लोग सफल जरूर होंगे। आगे चलकर आप लिखते हैं कि 14 वर्ष बंदीगिरी के कष्टों से भरपूर जीवन बिताने के पश्चात किसी व्यक्ति से यह आशा नहीं की जा सकती कि उस समय भी उसके विचार वही होंगे। आगे कहते हैं कि सुखदेव जी आप पत्र में लिखे थे कि अगर कोई व्यक्ति 14 साल तक वन में जीवन काट ले तो उसके विचार वही नहीं रहेंगे, विचार बदल जाएंगे जो जेल से पूर्व थे, क्योंकि जेल का वातावरण उसके समस्त विचारों को रंग कर रख देगा। क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ, इस तरह के जो विचार आपने पत्र में लिखा है, तो क्या मैं आपसे यह पूछ सकता हूँ कि क्या जेल से बाहर का वातावरण हमारे विचारों के अनुकूल था? जेल के बाहर भी तो वातावरण हमारे दिमागों के या हमारे सोच के अनुकूल नहीं था। वहां भी अंग्रेज हमें बहुत सारे कष्ट दे रहे थे, बहुत सारे परिताड़ित कर रहे थे। तो फिर यहाँ जेल के अंदर भी तो हमारे अनुकूल नहीं हो, तो फिर हमें तो थोड़ा सा कष्ट सहन करना ही पड़ेगा। फिर भी असफलताओं के कारण क्या हम उसे छोड़ सकते थे? लेकिन हम लोगों ने जब बाहर थे तो कई असफलताएं हमारे साथ आया, लेकिन क्या हमने उस संगठन को, उस लोगों को, और क्या क्रांतिकारी लोगों के पार्टियों को हम लोगों ने छोड़ दिया? जी नहीं, हम लोगों ने लगातार मेहनत किए उस पार्टी को, संगठन को बनाने के लिए, और आज हम लोग लगभग बहुत से सफलता के मार्ग पे हैं। क्या आपको आशा यह है कि यदि हम इस क्षेत्र में न उतरे होते तो कोई भी क्रांतिकारी कार्य कदापि नहीं हुआ होता? भगत सिंह को समझा रहे हैं कि समझ लीजिए कि अगर हम इस क्षेत्र में नहीं उतरे होते हम लोग, तो क्या कोई भी कार्य कदापि हुआ होता? यहाँ तक हम लोग पहुंचे होते? यहाँ तक हमारे देश की स्थितियां पहुंची होती? यदि ऐसा है तो आप भूल कर रहे हैं। यदि यह ठीक है कि हम भी वातावरण को बदलने में बड़ी सीमा तक सहायक सिद्ध हुए हैं, तथापि हम तो केवल अपने समय की आवश्यकता की उपज है। हम लोगों ने उस समय जो मेहनत किया था, आज यही हम लोग एक सहायक सिद्ध हुए हैं उस अपने मेहनत में, और आगे भी अगर हम कोई भी काम करते हैं तो सफल जरूर होंगे। और आप इस तरह की बातें अपने दिमाग में मत लाइए। समय की आवश्यकता की उपज है। मैं तो यह कहूंगा कि साम्यवाद का जन्मदाता मार्क्स वास्तव में इन विचारों को जन्म देने वाला नहीं है। यानी कि कहा जाता है कि जो जन्मदाता यानी बहुत बड़े इतिहासकार थे कार्ल मार्क्स। असल में यूरोप की औद्योगिक क्रांति ने एक विशेष प्रकार के विचारों वाले व्यक्ति उत्पन्न किए थे। उनमें मार्क्स भी एक थे। कहा कि अगर यूरोप की औद्योगिक क्रांति में एक ही विशेष प्रकार का विचार वाले व्यक्ति उत्पन्न किए थे। हाँ, अपने स्थान पर मार्क्स भी निसंदेह कुछ सीमा तक समय के चक्र को एक विशेष प्रकार की गति देने में आवश्यक सहायक थे। यानी ये कह रहे हैं ऐसा नहीं है कि उस औद्योगिक क्रांति को सफल होने का काम सिर्फ एक ही व्यक्ति ने किया था, लेकिन हाँ,
उस औद्योगिक क्रांति में सफल होने में एक व्यक्ति का सबसे ज्यादा विशेष हाथ था, और वो व्यक्ति थे कार्ल मार्क्स। अब करें आप सोचिए, अगर वो व्यक्ति ये सोचा होता रे हमारे जैसे तो पीछे कितने लोग हैं, वो आएंगे तो वो अपना देश को आजादी कराएंगे ना, ये क्रांति होगी ना, हमको क्या पड़ा है, तो क्या ये औद्योगिक क्रांति आज इतने बड़े मुकाम तक पहुंचता और उसमें आज रूस जो है सफल होता। बता रहे हैं सुखदेव जी भगत सिंह को एक पत्र के माध्यम से सारी उन बातों को बता रहे हैं, और साथ ही साथ एक ऐसा मोटिवेशन दे रहे हैं उनको कि उनके आत्महत्या वाले विचार उनके मन से क्या हो जाए, हट जाए। मैंने और आपने भी इस देश में समाजवाद और साम्यवाद के विचारों को जन्म नहीं दिया है। कह रहे हैं ऐसा नहीं है कि हम लोग इस समाजवाद और साम्यवाद के विचार को जन्म दिए, लेकिन हाँ साम्यवाद और समाजवाद को बढ़ाने का काम जरूर किए, लोगों तक पहुंचाने का काम जरूर किए। वरना यह तो हमारे ऊपर हमारे समय और परिस्थिति के प्रभाव का परिणाम है। निसंदेह हमने इन विचारों का प्रचार करने के लिए कुछ साधारण एवं तुच्छ कार्य अवश्य किए। भगत सिंह कहते हैं अरे समाजवाद और साम्यवाद का विचार का जन्म हम लोगों ने नहीं दिया, लेकिन हाँ समाजवाद और साम्यवाद को लोगों तक पहुंचाने और उसके बारे में बताने का काम हम लोगों ने थोड़ा सा किया है। और आज वही थोड़े से हमारे किए गए आरंभ जो काम थे, जो हम लोगों ने जो काम आरंभ किए थे, आज इसका कुछ परिणाम हमको देखने को मिल रहा है। इसलिए मैं कहता हूं कि जब हमने इस प्रकार का एक कठिन कार्य को हाथ में लिया तो हमें उसे जारी रखना चाहिए। कारण अगर जब ये काम हम लोग उठा लिए हैं, इस काम को हम लोग को क्या करना चाहिए, रोकना चाहिए कि जारी रखना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। विपत्तियों से बचने के लिए आत्महत्या कर लेने से जनता का मार्गदर्शन नहीं होगा। अगर आप आत्महत्या कर लीजिएगा तो जनता का मार्गदर्शन पूरा नहीं होगा, लेकिन अगर आपको सरकार के द्वारा फांसी दी जाती इस कार्य से, तो बल्कि लोग आप उसको कायरता नहीं बल्कि आपको वीरता समझेंगे और उसके फांसी से कुछ प्रेरित होंगे और उनके लोगों में और एक ज्वाला उठेगी। देखते हैं किसी संगठन में अगर किसी भी संगठन के जो मेन मेंबर्स को जेल भी हो जाता है तो कार्यकर्ता कितने बौखला जाते हैं, जेल तक पहुंच जाते हैं पूरे समूह बना करके। वही समझा रहे भगत सिंह कि हम लोगों ने ये जो क्रांतिकारी लोगों का एक समूह जो हम लोगों ने बनाया है, अगर आप ही आत्महत्या के बारे में सोचेंगे तो हमारे द्वारा बनाए गए समूह करके जो क्रांतिकारी समूह है कभी सफल। ये चीजें जो है आपको ध्यान रखनी। फिर देखिए क्या कह रहे हैं कि वरना यह तो एक प्रतिक्रियावादी कार्य होगा। कह रहे कि क्रियावादी कार्य नहीं होगा, यह प्रतिक्रियावादी कार्य होगा, उसके विरुद्ध किया गया कार्य होगा। अगर आप इस तरह की बातें सोचते हो, जेलों के नियमों के अनुसार जीवन की निरसाव, दबाव और हिंसा के असीम परीक्षा युक्त वातावरण का विरोध करते हुए हम कार्य करते रहते हैं। जो जेल में कष्ट हो रहा है, जो जेल में निराशा हो रही है, जो दबाव हो रहा है, जो हिंसा हो रहा है, उसके हम लोग सहन करते हुए अपने इस संगठन को आगे बढ़ाने का काम हम लोग करते रहे। जिस समय हम अपना कार्य करते थे उस समय नाना प्रकार से हमें कठिनाइयों का निशाना बनाया जाता था। अरे भाई सुखदेव आप याद कीजिए कि जिस समय हम लोग जेल के बाहर जब ये काम करना आरंभ किए थे तो कितनी प्रकार की हम लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था, ये आपको अच्छी तरह से याद होगा। यहाँ तक कि जो लोग अपने आप को महान क्रांतिकारी कहने का गौरव अनुभव करते थे वे भी हमको छोड़ गए। बहुत सारे लोगों को बता रहे हैं कि आपको याद होगा, वो लोग कहते हैं अरे हम लोग तो बहुत महान क्रांतिकारी हैं, और जब हम लोगों ने संगठन का शुरुआत किया तब तो मेरे साथ थे, लेकिन जब हम लोग आगे बढ़े तो वो महान अपने आप को क्रांतिकारी कहने वाले लोग हमारे संगठन से क्या हो गए, निकल गए। और सोचिए कि उस समय हमारे मनोविज्ञान पर, हमारे मन पर और हमारे दिल पर क्या प्रभाव पड़ा होगा कि एक बहुत बड़ा प्रेरणा देने वाला व्यक्ति अगर उस संगठन को छोड़ता, लेकिन फिर भी हम लोगों ने हिम्मत नहीं हारी और आज इस क्रांतिकारी संगठन को हम यहाँ तक लेकर आए। भगत सिंह कह रहे हैं कि क्या कुछ क्रांतिकारी लोगों को निकलने जाने से हम लोगों ने संगठन छोड़ दिया? जी नहीं। उसी तरह आप दूसरों को इतना प्रेरणा देते थे, इतने आप दूसरों को बढ़ावा देते थे, और आज अपने मन में इस तरह के तुच्छ व्यवहार और तुच्छ बातों को सोच रहे हैं, ये गलत है। फिर क्या कहते हैं कि यहाँ तक कि जो लोग अपने आप को महान क्रांतिकारी कहने का गौरव अनुभव करते थे वे भी हमको छोड़ गए। क्या ये परिस्थितियां असीम परीक्षा युक्त न थी? भगत सिंह को कह रहे कि बताइए क्या ये परीक्षा से कम था? ये भी बहुत बड़ा परीक्षा था कि हमारे मार्ग में चले हुए लोग अगर हमको छोड़ के चले जाए
तो बड़ा डर और चिंतित हम लोग होते हैं कि सफल हम अपने काम में होंगे कि नहीं होंगे। ये भी तो बहुत बड़ा परीक्षा युक्ति कारण था। फिर भी हमने अपने आंदोलन एवं प्रयासों को जारी रखने के लिए हमारे पास क्या कारण और तर्क था, लेकिन फिर भी हम लोगों ने इस आंदोलन को जारी रखा। क्या स्वयं यही तर्क हमारे विचार को शक्ति नहीं देता है? और क्या ऐसे क्रांतिकारी कार्यकर्ताओं के उदाहरण हमारे सामने नहीं है जो जेलों से दंड होकर लौटे और अब भी कार्य कर रहे हैं? क्या आपको ऐसे क्रांतिकारी नजर नहीं आ रहे हैं जो पहले 14 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल जेल गए और जेल से लौटने के बाद भी क्रांतिकारी कामों को छोड़ा? अरे नेहरू जी बहुत बार जेल गए थे, लेकिन फिर भी जब जेल से लौट रहे थे कोई ना कोई जनता के बीच अपना पार्टी का गठन करना काम शुरू कर देते थे। यदि वाकुनिन में आपको समान सोच विचार किया होता तो वो आरंभ में ही आत्महत्या कर लेता। अगर आप ऐसे विचार सोचे होते कि हमें जेल में कष्ट होगा, सहन होगा और ये बहुत बड़े आप पढ़े लिखे लोग थे, अगर सोचते तो शुरू में ही आप आत्महत्या कर लिए होते। आज आपको ऐसे असंख्य क्रांतिकारी दिखाई देते हैं जो रूसी राज्य में उत्तरदायी पदों पर विराजमान है और जिन्होंने अपने जीवन का अधिकतर भाग दंड भोगते हुए जेलों में बिताया है। आपको एक ऐसे हम रूस के जो औद्योगिक क्रांति में जो लोग शामिल थे उन लोगों ने क्रांति के समय बहुत से समय जेल में बिताया और आज जेल से निकल करके कई पदों पर क्या है, विराजमान है। और एक महान क्रांतिकारी वहां से निकलकर भी उस काम को जारी रखा। मनुष्य को अपने विश्वासों पर दृढ़ता पूर्वक अडिग रहने का प्रयत्न करना चाहिए। मनुष्य के अंदर हमेशा अपने रहने चाहिए कि अपन हमारे विश्वास पर अपन अडिग रहना चाहिए, अपन विश्वास पे कभी घबराएंगे ना चाहिए। कोई नहीं कह सकता है कि भविष्य में क्या घटनाएं होने वाली है। अरे हमको तो पता है कि क्या भविष्य में होगा, ये कोई थोड़ी ना कह सकता है, लेकिन अपना जो विश्वास है उस पर हम लोगों को अडिग रहना चाहिए। क्या आपको याद है कि जब हम इस विषय पर चर्चा कर रहे थे कि हमारी बम फैक्ट्रियों में अत्यंत तीव्र एवं प्रभावकारी विष भी रखा जाना चाहिए, तो आपने बड़ी दृढ़ता से इसका विरोध किया था। इसके बाद हम लोग कर रहे थे कि अगर हमारे ऊपर कोई घटनाएं हो जाती है, अगर हम लोग इस तरह के दंड करते हुए पकड़े जाते हैं, हमें फैक्ट्रियों में एक विष भी रखना चाहिए जिससे हम लोग पी करके क्या कर सकें, आत्महत्या कर सकें। लेकिन भगत सिंह कह रहे कि जब हम ये बात कहे थे तो आप क्या होते थे, आप इसका विरोध किए थे, बौरा आदमी का ये सब आत्महत्या वाली बात कैसे सोचता है। और आज अपने पत्र में इस तरह की बात सोचते हैं, हमको तो विश्वास ही नहीं होता है। इसीलिए कहते हैं कि क्या हो गए आप सुखदेव जी, क्या थे और क्या हो गए। तो गाना आप लोग सुने ना, क्या हो गए देखते देखते। आप इस विचार से घृणा करते थे कि आपको इस पर विश्वास नहीं था, फिर अब क्या हुआ। यहाँ तो ऐसी विकट और जटिल परिस्थितियां भी नहीं है, इतना बड़ा विकट और जटिल परिस्थिति भी तो नहीं थे कि आप इस तरह के विचार अपने मन में ला रहे हैं। मुझे तो इस प्रश्न पर विचार करने में भी घृणा होती है। आपको उस मनोवृत्ति से भी घृणा थी जो आत्महत्या करने की अनुमति देती है। आपके तो उसके बातचीत करने से, उस विचार से घृणा थी, लेकिन आज आप इस प्रकार की कैसी बातें कर रहे हैं। आप मुझे यह कहने के लिए क्षमा करें, आपको उस मनोवृत्ति से भी घृणा थी जो आत्महत्या करने की अनुमति देती है। आप मुझे यह कहने के लिए क्षमा करें, थोड़ा सा कठोर शब्द का प्रयोग कर कहते हैं कि इस बात को कहने के लिए आप मुझे क्षमा करें, लेकिन ये बात सच है। आप इसका इतना विरोध करने वाले एक ऐसे क्रांतिकारी थे जो आज आप इस तरह की बात अपने मन में ला रहे हैं। आप मुझे यह कहने के लिए क्षमा करें कि यदि आपने अपने बंदी बनाए जाने के समय इन विचारों के अनुकूल कार्य किया होता, अर्थात आपने विष खाकर उस समय आत्महत्या कर ली होती। कब? जब अंग्रेज आपको पकड़ने के लिए गया था, अगर उस समय आप विष खाकर यानी जहर खाकर के अगर आत्महत्या कर लिए होते तो ये आपकी आत्महत्या शायद जिंदगी भर लोगों के दिलों में याद रहती। लेकिन अगर आप जेल के अंदर विष खा करके आत्महत्या करेंगे तो लोग आपको कायर कहेंगे और लोग आपको कभी याद नहीं करेंगे। उस समय क्यों लोग याद करते? क्योंकि ये होता कि वो अंग्रेज के हाथ अपने आप को स्वीकार नहीं किए, अपने आप को जाने नहीं दिए, भले वो आत्महत्या कर लिए, मर गए। इस काम से जैसे चंद्रशेखर आजाद को हम लोग नहीं याद करते हैं। चंद्रशेखर आजाद जी जो थे वो अंग्रेजों को उन्होंने त्याग कर दिया था, उन्होंने वादा कर दिया था कि हम अंग्रेजों की कभी पकड़ में नहीं आएंगे।
आखिरी गोली उनकी बची थी उस बंदूक में, और सारे लोगों को मारने के बाद एक गोली जो बची थी वो खुद को क्या कर लिए, मार ली। लेकिन अंग्रेज के हाथों वो अपने आप को नहीं सौंपने मारे। नहीं दिए। तो उसी तरह से ये कह रहे भगत सिंह कि अगर जिस समय आपके पास अंग्रेजी लोग जो आए थे आपको गिरफ्तार करने के लिए, अगर उस समय आप विष खा करके मर गए होते, आत्महत्या कर लिए होते, तो ये शहादत जो है आपको दुनिया याद करती। लेकिन आप जेल के अंदर इस तरह की आत्महत्या वाली बातें जो कर रहे हैं, ये कायरता वाली बातें, ये हमको अच्छा नहीं लगता। तो अपने क्रांतिकारी कार्य की बहुत बड़ी सेवा की होती, परंतु इस समय तो इस कार्य पर विचार करना भी हमारे लिए क्या है, हानिकारक है। एक और विशेष बात जिस पर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ, यह है कि हम लोग ईश्वर, पुनर्जन्म, नरक, स्वर्ग, दंड एवं परितोषित अर्थात भगवान द्वारा किए जाने वाले जीवन के हिसाब आदि में कोई विश्वास नहीं रखते। एक बात और ही बता देते हैं सुखदेव जी आपको, अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि अगला जब हमारा जन्म हुई हम अपन देश खातिर बहुत कुछ करब, तो ये सब विश्वास अपने मन में मत लइए। काका स्वर्ग, नरक, ईश्वर, पुनर्जन्म, ये सब के बारे में दिमाग में मत लाइएगा कि हमारा जब पुनर्जन्म होगा तब हम देश के लिए कुछ करेंगे, आज तो हमारा जीवन भाई इतने तक रहे, अब हम जाता नहीं। इस तरह के विचार अपने मन में मत लाइएगा सुखदेव जी। अतः हमें जीवन एवं मृत्यु के विषय में भी नितांत भौतिकवादी रीति से सोचना चाहिए। ये एक भौतिकवादी रीति से सोचिए, वो भगवान, ईश्वर, पुनर्जन्म ये सब वगैरह मत सोचा करिए। एक दिन जब मुझे पहचाने जाने के लिए कोई दिल्ली से लाया गया था, तो गुप्तचर विभाग में कुछ अधिकारियों ने मेरे पिताजी की उपस्थिति में मुझसे इस विषय पर बातचीत की थी। उन्होंने कहा था कि मैं कोई भेद खोलने और इस प्रकार अपना जीवन बचाने के लिए तैयार नहीं हूँ। इससे सिद्ध होता है कि मैं जीवन से बहुत दुखी हूँ। कह रहा है कि एक बार मुझे यहाँ दिल्ली में कुछ पहचान करने के लिए, कुछ परिचित करने के लिए, क्या कह रहा है कि गुप्तचर विभाग में कुछ अधिकारियों ने मेरे पिताजी की उपस्थिति में मुझे इस विषय पर बातचीत की थी। उन्होंने कहा था कि मैं कोई भेद खोलने और इस प्रकार अपना जीवन बचाने के लिए तैयार नहीं हूँ। इससे सिद्ध होता है कि मैं जीवन से बहुत दुखी हूँ। उनका तर्क था कि मेरी यह मृत्यु तो आत्महत्या के समान होगी, परंतु मैंने उनको उत्तर दिया था कि मेरे जैसे विश्वास और विचार वाला व्यक्ति व्यर्थ में मरण कदापि सहन नहीं कर सकता। वो लोग कुछ हमसे बुलवाना चाहता था, लेकिन हमने कुछ बोला नहीं। वो लोग कहता था कि वो मार देंगे और ये मृत्यु आत्महत्या की तरह होगी, लेकिन उसने उनको जवाब दिया, तर्क दिया कि मेरी मृत्यु आत्महत्या के समान नहीं होगी। मैंने उनको उत्तर दिया कि मेरे जैसे विश्वास और विचारों वाला व्यक्ति व्यर्थ में मरना कदापि सहन नहीं कर सकता। हम तो अपने जीवन का अधिक से अधिक मूल्य प्राप्त करना चाहते हैं। हम मानवता की अधिक से अधिक संभव सेवा करना चाहते हैं, विशेषकर मेरे जैसे भला मनुष्य जिसका जीवन किसी भी रूप में दुखी या चिंतित नहीं है। किसी भी समय भी आत्महत्या करना तो दूर रहा, उसका विचार भी हृदय में लाना ठीक नहीं समझता। वही बात मैं इस समय आपसे कहना चाहता हूँ। भगत सिंह कहते हैं, अरे हमारे तो मन में न आत्महत्या वाली बात तो है कदापि नहीं है, और इस तरह की मैं बात तो उन विचार को अपने ना तो हृदय में लाना ठीक समझता हूँ और ना ही अपने आत्महत्या वाली बात अपने मन में सोचने की चिंतन के रूप में करना चाहता हूँ। इस तरह की बात जो है मैं अपने विचार, मन और अपने दिल में इस तरह की बातें नहीं रखता। सुखदेव को भी कहते हैं कि वही बात मैं इस समय आपसे कहना चाहता हूँ भाई सुखदेव, कि आप भी इस तरह की बातें जो है अपने दिल से और अपने मन में कदापि मत सोचिए, उसको निकालिए, फेंकिए। आशा है आप मुझे अनुमति देंगे कि मैं आपको यह बताऊं कि मैं अपने बारे में क्या सोचता हूँ। पत्र के माध्यम से कहते हैं कि मुझे आशा है कि आप मुझे अनुमति देंगे कि मैं आपको यह बताऊं मैं अपने बारे में क्या सोचता हूँ। मुझे अपने लिए मृत्युदंड सुनाए जाने का अटल विश्वास है। भगत सिंह को ये पता था कि जो हम लोगों ने ये काम किया है उसमें हम लोगों को फांसी की सजा जरूर सुनाई जाएगी, क्योंकि इतने बड़े हम लोगों ने जो है काम कर दिया था, उनकी कई हत्या जो है उसके बीच में असेंबली में बम फेंक देना, ट्रेन डकैती, लूटकाट, इससे अंग्रेज कभी छोड़ने वाले हैं वो नहीं। इनको पूरा विश्वास था कि हमें तो फांसी होगी। भगत सिंह को बता रहे कि मुझे किसी प्रकार की पुण्य, क्षमा या नम्र व्यवहारिक की तनिक भी आशा नहीं। कर कितना भी क्षमा याचिका हम लोग दायर कर ले, कितना भी कुछ कर ले, लेकिन ये काम अब होने वाला नहीं। फांसी होना क्या है? यदि कोई क्षमा हुई भी तो पूर्णतः सबके लिए होगी,
वरन वह भी हमारे अतिरिक्त अन्य लोगों के लिए नितांत सीमित एवं कई बंधनों से जकड़ी हुई होगी। करें अगर क्षमा याचिका होगी तो सब कोई खातिर रहेगी। जितने हम लोग क्रांतिकारी जो कैदी हैं उन सबके लिए क्षमा याचिका होगा। हमारे लिए न तो क्षमा हो सकती है और न वो होगी, लेकिन हमारे लिए यानी कि जो हम लोगों ने काम किया है, हम लोग तनी घोर अपराध कर चुके हैं, इसलिए भगत सिंह कहते हैं कि हमारे लिए क्षमा नहीं हो सकता। इस पर भी मेरी इच्छा है कि हमारी मुक्ति का प्रस्ताव सम्मिलित रूप में और विश्वव्यापी हो। इस हमारे लिए न तो क्षमा हो सकती है और न वो होगी। इस पर भी मेरी इच्छा है कि हमारी मुक्ति का प्रस्ताव सम्मिलित रूप में और विश्वव्यापी हो, और उसके साथ ही मेरी अभिलाषा यह है कि जब यह आंदोलन अपनी चरम सीमा पर पहुंचे तो हमें फांसी दे दी जाए। कहते हैं कि जो हम लोगों ने क्रांतिकारी लोगों का ये जो संगठन बनाया है, हम लोग अभी जेल में हैं, और जैसे ही हमारे संगठन बनाए हुए अगर एक चरम सीमा ऊंचाइयों को छू रहा होगा, उसी समय हम लोगों को अगर फांसी दे दिया जाएगा तो उससे और जो संगठन के लोग हैं उनमें एक आग जैसी ज्वाला उठेगी, और ये ज्वाला ऐसे उठेगी कि इस बार हमारे देश को आजाद होने से कोई रोक नहीं सकता है। ये पूर्ण विश्वास था किनको? भगत सिंह को, कि हमारी ये जो फांसी है, ये जो शहादत है, वो कभी बेकार जाने वाले नहीं। मेरी यह इच्छा है कि यदि कोई सम्मानपूर्ण और उचित समझौता होना कभी संभव हो जाए, हमारे जैसे व्यक्तियों का मामला उसके मार्ग में कोई रुकावट या कठिनाई उत्पन्न करने का कारण न बने। कह रहा है कि अगर कोई समझौता अगर हो हमने के देश के प्रति, या कुछ अगर ऐसा विचार होते हैं हमने के आत्महत्या, हमने के फांसी के अगर कुछ विचार जो है, अगर हमारे देश के साथ अगर कोई समझौता हो तो कोई कठिनाई उत्पन्न करने का कारण हम लोग न बने। ऐसा नहीं कि वो लोग अंग्रेज वाला ये शर्त रखते कि हम इन तीनों को छोड़ देंगे, लेकिन आप लोगों को कभी आज़ादी के बारे में सोचना नहीं। इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। जब देश के भाग्य का निर्णय हो रहा हो तो व्यक्तियों के भाग्य को पूर्णतः भुला देना चाहिए। अरे आज यहाँ पर देश के भाग्य के निर्णय होता कि देश हमने की आज़ादी के कगार पर पहुँचल बा, तो यहाँ हम अपन भाग्य कभी नहीं सोचेंगे। हम रहे या चाहे न रहे, हमारे देश के जो लोग हैं हमारे नाम को याद हमेशा करेंगे, क्योंकि उनको विश्वास था। और आज हम लोग हर स्वतंत्रता दिवस के दिन भगत सिंह के नामों को याद करते हैं। जब हम लोग छोटे थे, बचपन में याद होगा, तो 4 बजे भोर में तिरंगा लेकर के अपने घर से निकलते थे और स्कूल पर जो है भोरे में जाकर के झंडा गाड़ते थे और भर गाँव में लोग को जगा देते थे, नारा लगाते थे भगत सिंह अमर रहे, भगत सिंह अमर रहे। और वहां पर सभी लोगों का हम लोग नारा लगाते थे। उन सारे क्रांतिकारियों का नाम हम लोग एक बार लेते थे, उनकी याद करते थे। हम लोग नहीं जानते थे, लेकिन हम लोग को साहित्य के माध्यम से कई जगहों पर यह पढ़ाया गया कि भगत सिंह कौन थे और क्या थे। हम क्रांतिकारी होने के नाते अतीत के समस्त अनुभवों से पूर्णतः अवगत हैं, इसलिए हम नहीं मान सकते हैं कि हमारे शासकों और विशेष करके अंग्रेज जाति की भावनाओं में इस प्रकार का आश्चर्यजनक परिवर्तन उत्पन्न हो सकता है। इस प्रकार का परिवर्तन क्रांति के बिना संभव ही नहीं। क्रांति तो केवल सतत कार्य करते रहने से। अरे क्रांति ऐसा नहीं कि एक बार करके हम सूत रहे और क्रांति चलते रहेगी, जी नहीं। क्रांति जो है हमेशा उसका साथ देने से और हमेशा आगे बढ़ने से होगी। कष्ट सहन करने और बलिदान से ही उत्पन्न की जा सकती है और की जाएगी। अगर आप कष्ट नहीं सहिएगा, आप सहन नहीं करिएगा, अगर आपको अपने बलिदानों आप कष्ट करने और बलिदानों से उत्पन्न की जा सकती है क्रांति। अगर सोचिएगा कि क्रांति हम अपने घर में सुतले सुतले कर दें तो ऐसा संभव नहीं है। इतने बड़े अगर क्रांति के विचार अपने मन में लाए हैं तो इतनी तुच्छ कष्ट आपको सहना ही पड़ेगा। जहां तक मेरे दृष्टिकोण का संबंध है, मैं तो केवल उस दशा में सबके लिए सुविधाओं और क्षमादान का स्वागत कर सकता हूं जब उसका प्रभाव अस्थायी हो और देश के लोगों के हृदय में हमारी फांसियों से कुछ अमिट चिन्ह अंकित हो जाए। कह रहा है कि बस यही, इससे अधिक कुछ नहीं। बस कहते हैं कि हम रहे या चाहे न रहे। भगत सिंह लास्ट लाइन में कहते हैं कि हम रहे या चाहे न रहे, बस हमारी नाम और हमारे किए गए काम एक चिन्ह के रूप में, एक प्रतीक के रूप में, अमिट का मतलब ऐसा रहे जो कभी मिटे नहीं। किसके दिलों में? हमारे देशवासियों के दिलों में, और देश विदेश में रहने वाले जितने भारतीय लोग हैं उनके दिलों में कभी हमारा नाम खत्म। तो चैप्टर यहाँ पे समाप्त हुआ। ये हम लोग 6 जो चैप्टर था वो खत्म कर लिए। नेक्स्ट चैप्टर वो सादा नीरा है जो अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। साथ ही साथ
अगर आपको इसका क्वेश्चन आंसर जो है आप चैनल पे बने रहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। इसका क्वेश्चन आंसर और चैप्टर नंबर 1 से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर सारा का सारा आपको इसी चैनल पे मिलेगा ऑनलाइन के माध्यम से। तो आप लोग अगर पूरे हिंदी के दिगंत भाग 2 का चैप्टर 1 से लेकर के गद और पद दोनों पढ़ना चाहते हैं तो आप इस चैनल पे बने रहेंगे। सारे क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव आंसर, सारे चैप्टर का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन इसी चैनल पे जो है चलते रहेगा। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।